हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर रहने वाला है माइटोसिस और ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का जिसमें हम माइटोसिस कंप्लीट करेंगे। हम अपने पुराने लेक्चर की बात करते हैं, हम कहाँ पर थे। हमने बेसिकली सेल साइकिल के बेसिक्स कंप्लीट किए थे और होप सबने ये लेक्चर देख लिया होगा। बेटा मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ इस लेक्चर को लेके, पर मैं आगे इसको 14th तक एनी हाउ कंप्लीट करूंगा। तो देखते हैं कैसे भी कर सकते हैं इसे। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, जब हम माइटोसिस की बात करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हम हैं कहाँ पर। हम बेसिकली हम एम फेज पढ़ने वाले हैं। हम सेल साइकिल का वो एम फेज पढ़ने वाले हैं जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था कि जिसमें सेल बेसिकली डिवाइड करता है, जिसमें बेसिकली सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। उस फेज को हम पढ़ने वाले हैं, उस एम फेज को हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अब एम फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और मैं फिर इस चीज को रिपीट करूंगा। मैंने ये बोला भी था स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किए थे, जब मैंने सेल साइकिल स्टार्ट किया था, कि जो चेंजेस मुझे दिखते हैं, वो दो जगह दिखते हैं। एक चेंज मुझे दिखता है साइटोप्लाज्म में, एक चेंज दिखता है मुझे साइटोप्लाज्म में, और दूसरा चेंज मुझे दिखता है न्यूक्लियस में। तो जो एम फेज है उसमें मैक्सिमम चेंजेस हमारे पास न्यूक्लियस में होने वाले हैं। क्लियर? न्यूक्लियस में होने वाले हैं। और एम फेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिसे आप कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और जैसा कि हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म में भी चेंज होता है। देन सेकंड इज साइटोकाइनेसिस जहां साइटोप्लाज्म में डिवीजन होती है। दूसरी चीज बेटा, एम फेज जो है हमारे पास, एम फेज में हमारे पास जो डीएनए है वो ऐसे एंटेंगल्ड है, मतलब हम समझेंगे, सॉरी, डीएनए ऐसे इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब एनसीईआरटी लिखते इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब आपस में उलझा हुआ है, आपस में उलझा हुआ डीएनए है। हम क्या करेंगे, इस डीएनए को पहले थोड़ा सा सुलझाएंगे जिसे हम कहेंगे अनटेंगल्ड, और फिर उसकी कंडेंसेशन करेंगे, तो इस डायरेक्शन में प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कैरियोकाइनेसिस स्टेप से कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस से कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है हम बेसिकली किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं तो मुझे काफी सारे चेंजेस नजर आते हैं। उन चेंजेस को मैं फेजेस में डिवाइड करता हूं। तो कैरियोकाइनेसिस के मैंने चार इंपॉर्टेंट फेजेस बनाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, सबसे पहला फेज है प्रोफेज, देन इज मेटाफेज, देन इज एनाफेज, एंड देन वी हैव टीलोफेज। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग जाऊं कि किस फेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, किस फेज में हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो सबसे ज्यादा टाइम प्रो फेज में लगेगा। फिर उसके बाद मेरे पास टीलो फेज और कुछ बुक में मेटा फेज है, तो ये वाला हमारे पास इंटरचेंजेबल है। और सबसे छोटा फेज तुम्हारे पास एनाफेज होगा बेटा। तो हम याद रखेंगे, शॉर्टेस्ट इज एनाफेज और लॉन्गेस्ट इज प्रोफेज। लॉन्गेस्ट इज प्रोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ा फेज है टाइम को लेके, किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। आगे चलते हैं। हम प्रोफेज में बात कर ली हमने कि सबसे पहले, सॉरी, प्रोफेज को लेके बात करते हैं कि प्रोफेज में क्या चेंजेस होंगे। तो जब हम प्रोफेज को देखते हैं, जब हम प्रोफेज को देखेंगे तो बेटा हम लोग इनिशियल सिचुएशन देखते हैं। देखिए, इनिशियल सिचुएशन में मेरे पास सेल है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। क्लियर? और इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास ये क्रोमैटिन है, ये मेरे पास क्रोमैटिन है जो कि थ्रेड है हमारे पास। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इनिशियल सिचुएशन क्या है। न्यूक्लियोलस, आपने याद ये रखना है कि न्यूक्लियोलस उस सेल का फीचर है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, या सेल में उस समय होता है जब प्रोटीन बन रही हो। ठीक है? दिस इज क्रोमैटिन, दिस वन इज क्रोमैटिन। उसके अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्म में इस तरीके से ये दो हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, सेंट्रोजोम, जो डबल हुए थे एस फेज में, हमने पढ़ा था एस फेज में सेंट्रियोल डबल होता है, ये प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल होती है, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो गैप दिख रहा है इनके बीच में ये न्यूक्लियर पोर है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है प्रोफेज में, प्रोफेज में हमें क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना है। दिस क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना है। तो जब हम प्रोफेज को स्टार्ट करते हैं, प्रोफेज को स्टार्ट करते हैं, अगर मेरे से कोई पूछे कि प्रोफेज का फर्स्ट इवेंट क्या है, प्रोफेज का फर्स्ट इवेंट क्या है, तो फर्स्ट इवेंट बेटा क्या है हमारे पास कि क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट इवेंट है प्रोफेज का, फर्स्ट इवेंट है। अब ये कंडेंस कैसे हो रहा है, हमने बोला था कि डीएनए ऐसे इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब डीएनए ऐसे उलझा हुआ है। नाउ दिस डीएनए फर्स्ट क्या होगा, अनटेंगल्ड होगा। अनटेंगल्ड का मतलब थोड़ा सुलझेगा, एंड देन इट कंडेंस, नाउ इट गेट कंडेंस। तो वो फिर क्या होगा, हमारे पास कंडेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है, ठीक है। अब हम आगे की सिचुएशन समझना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, आगे की सिचुएशन हम समझना चाह रहे हैं क्या हो रहा है। उसके लिए मैं सेल बना रहा हूं, फिर से ये सेल बना रहा हूं, और इस सेल में मेरे पास, ये सेल में मेरे पास ये न्यूक्लियस है, और इसमें हमने क्या बनाया था, सेल में हमने क्या बनाया था, क्रोमेटिन। ये हमने क्रोमेटिन बनाया था ऐसे, और इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोलस है और ऑर्गेनल्स होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने बोला था कि क्रोमेटिन कंडेंस होगा। तो ठीक है, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट होगा तो मेरे पास फुली कंडेंस नहीं पर क्रोमोसोम ऐसे विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास अगर वो कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब हमारे पास प्रोफेज आगे बढ़ते बढ़ते फुली कंडेंस नहीं पर क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि भले ही अभी कंडेंसेशन पूरी ना हुई हो पर क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटेड प्रोफेज में विजिबल हो जाते हैं, टू क्रोमेटेड प्रोफेज में विजिबल हो जाते हैं। अब जरा आगे देखते हैं, आगे क्या इसमें समझ आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं कहूं क्रोमेटिन कंडेंस होने को मैं कहूंगा अर्ली प्रोफेज, इसको मैं नाम दे सकता हूं अर्ली प्रोफेज, ऑल्दो ये जरूरी नहीं है कि आप एक कोई नाम दें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा हमारे पास, उसके बाद क्या होता है कि जो सेंट्रोजोम हमने यहाँ बनाए थे, हमने यहाँ पर सेंट्रोजोम बनाए थे, दे स्टार्ट टू मूव अपोजिट पोल, एक यहाँ मूव करेगा एक यहाँ मूव करेगा। तो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम जो हमारे पास दो सेंट्रियोल को अगर मैं परपेंडिकुलर रख रहा हूं तो सेंट्रोजोम कह रहा हूं, ये स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू मूव एट अपोजिट पोल, स्टार्ट टू मूव एट अपोजिट पोल। तो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे, सेंट्रोजोम स्टार्ट टू मूव टू अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे क्योंकि उन्हें स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। इसके बाद का इवेंट क्या होगा, ऑर्गेनल्स टूटेंगी। अब ये ऑर्गेनल्स कौन सी हैं, मेरे पास बेटा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अभी हमें क्या बनाने हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाएगा। अब एक चीज समझो, देखो बेटा आपने पढ़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास इस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे, इस तरीके से हमारे पास ये ऐसे हमारे पास सिस्टरने वगैरह होते हैं, और मेरे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जैसे मैंने ट्यूब्यूल्स बना दिए, ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये लैमेली हो सकता है, तो और ऐसे वेसिकल होते हैं, ठीक है। तो ईआर टूट कर, ईआर टूट कर हमारे पास किस में आ जाएगा, ईआर टूट कर हमारे पास किस में आ जाएगा, वेसिकल में आ जाएगा। ईआर टूट कर हमारे पास किस में आ जाएगा, वेसिकल में आ जाएगा। क्लियर, ईआर टूट के हमारे पास किस में आ जाएगा, वेसिकल में आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई, ईआर टूटेगा और क्या बना देगा, वेसिकल बना देगा। इसका मतलब ईआर एक तरीके से टूट जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोलस, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनानी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। बिकॉज न्यूक्लियोलस क्या होता है, जहां पे क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। आफ्टर न्यूक्लियोलस डिसअपियर ये भी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएगी। तो आपको ये समझ आना चाहिए ये सारी चीजें टूटकर वेसिकल की फॉर्म में आ जाएंगी, या हम बोल सकते हैं कई बार कि एक तरीके से ईआर में स्टोर होंगी वेसिकल की फॉर्म में। क्लियर, तो ये सारी चीजें टूट रही हैं। जब मैं लेट प्रोफेज में पहुंचता हूं, जब मैं लेट प्रोफेज में पहुंचता हूं यहां पर, तो मुझे ये सिचुएशन दिखती है, मुझे ये सिचुएशन दिखती है यहां पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट टूटने वाली है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट टूटने वाली है और मेरे पास क्रोमोजोम जैसा कुछ दिखने लगा है, मतलब क्रोमोजोम जैसा कुछ दिखने लगा है हल्का हल्का, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास टूटने वाली है। और सेंट्रोजोम जो अपोजिट पोल पे गए थे उन्होंने स्पिंडल बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने थोड़े थोड़े स्पिंडल बनाने ऐसे शुरू कर दिए। ऐसा मुझे लेट प्रोफेज या ट्रांजिशन टू मेटाफेज में दिखता है और मेरे पास ये चीजें टूट चुकी हैं। ईआर, गोल्जी बॉडी और हमारे पास मेरे पास ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये चीजें डिसअपियर हो गई हैं। अब जो अगर मुझे लास्ट इवेंट बताया जाए कि मैं लास्ट इवेंट क्या है, प्रोफेज का लास्ट इवेंट क्या है, इट इज इट इज लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज इज बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो टूट के ईआर में स्टोर होती है। वो कहाँ स्टोर होगी? स्टोर इन ईआर। ईआर में स्टोर होने का मतलब उसके वेसिकल की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो लास्ट इवेंट क्या है प्रोफेज का? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोफेज में क्रोमोसोम कहाँ थे, वो न्यूक्लियस में थे। और प्रोफेज के बाद कहाँ थे? प्रोफेज के बाद कहाँ थे? प्रोफेज के बाद कहाँ थे? वो प्रेजेंट थे किसके अंदर? वो प्रेजेंट थे साइटोप्लाज्म में। तो लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, और वही फर्स्ट इवेंट होगा मेटाफेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है कि जो प्रोफेज का लास्ट इवेंट होगा वही मेटाफेज का हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट इवेंट होगा। तो मेटाफेज का अगर मैं फर्स्ट इवेंट बोलूं तो एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारे पास क्रोमोजोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रोमोजोम कहां आ जाएंगे? क्रोमोजोम अपीयर इन, क्रोमोजोम कम इन साइटोप्लाज्म, कम इन साइटोप्लाज्म। अब एक इंपॉर्टेंट बात था, हमारे पास जो क्रोमेटिन था, जो हमारे पास क्या था? क्रोमेटिन था। ये जो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम में प्रोफेज में दिखने लगा था, मुझे दिखने लगा था। तो ये प्रोफेज में हुई थी। मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होती है, मतलब फुली कंडेंस क्रोमोसोम मेटाफेज में बनते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि some condensation occur in metaphase and chromosome is fully condensed in metaphase. Chromosome is fully condensed in metaphase. क्रोमोजोम फुली कंडेंस किसमें है? मेटाफेज में। तो आपको जो क्रोमोजोम दिखेगा मेटाफेज में, जो क्रोमोजोम दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ध्यान देंगे इसे सब लोग, कुछ इस तरीके से दिखेगा। फुली कंडेंस क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा जिसमें ये सेंट्रोमियर है, और मेरे पास उस क्रोमोसोम पे 4 आर्म्स हैं और हमारे पास 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये। और ये जो है मेरे पास ये सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर पे हमारे पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आएगा, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आएगा जिसे हम काइनेटोकोर कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर कहेंगे। तो काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे मैं काइनेटोकोर कह रहा हूं, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? काइनेटोकोर, जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। और वो किस पर आएगा? एक डिस्क शेप है जो किस पर आएगा? हमारे पास सेंट्रोमियर पर, ऑन सेंट्रोमियर आ जाएगा। तो आपको क्रोमोसोम फुली कंडेंस किस में दिखेंगे? मेटाफेज में। अब सिचुएशन ये थी, अगर आपको समझ आए मेरी बात, सिचुएशन ये थी कि मेरे पास सेल के अंदर जो क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम जो थे ये इस तरीके से कंडेंस हो गए हैं, ये इस तरीके से कंडेंस हो गए हैं, क्लियर? इस तरीके से ये कंडेंस हो गए हैं, ऐसे कंडेंस हो गए हैं। अब स्पिंडल फाइबर थे हमारे पास, स्पिंडल फाइबर जो थे, जो सेंट्रोसोम थे, उन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाना था। तो स्पिंडल फाइबर जब इससे आने लगेंगे हमारे पास, तो स्पिंडल फाइबर आकर वो क्रोमोसोम से अटैच होंगे, ऐसे इन क्रोमोसोम से ये स्पिंडल फाइबर अब अटैच हो जाएंगे। और एक क्रोमोसोम से 2 धागे अटैच होंगे। अगर आप ध्यान से देखें
दोनों पोल से थ्रेड अटैच होगा क्रोमोसोम से, दोनों पोल से हमारे पास ये थ्रेड अटैच होगा किससे, क्रोमोसोम से। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्रोमोसोम पर ये जो क्रोमोसोम है इस पर हमारे पास ये काइनेटोकोर है, हमारे पास ये काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर पर मेरे पास जब स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे तो एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, जिसे मैं कहूंगा क्रोमोसोमल फाइबर। तो क्रोमोसोमल फाइबर जो है हमारे पास एक क्रोमोसोम पर हमारे पास दो क्रोमोसोमल फाइबर आ जाएंगे, दो क्रोमोसोमल फाइबर एक क्रोमोसोम पे आ जाएंगे। ये चीज याद रखें, इसे हम दो काउंट करते हैं, एक और दो। क्लियर। दूसरी चीज, ये अटैच किस पर होंगे, काइनेटोकोर पर, काइनेटोकोर पे। और अभी हमने बोला था कि क्रोमोसोम इज मोस्ट कंडेंस्ड इन मेटाफेज, मोस्ट कंडेंस इन मेटाफेज। मेटाफेज में वो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होंगे, मेटाफेज में वो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होंगे क्रोमोसोम, मोस्ट कंडेंस मेटाफेज में होंगे। तो मेटाफेज इज बेस्ट फेज टू विजुअलाइज, क्या देखने के लिए, विजुअलाइज नंबर, उसका शेप और उसका साइज। क्रोमोसोम का शेप साइज नंबर देखने के लिए बेस्ट फेज इज मेटाफेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट फेज इज मेटाफेज। क्लियर। क्योंकि क्रोमोसोम इज मोस्ट कंडेंस इन मेटाफेज, क्रोमोसोम इज मोस्ट कंडेंस इन मेटाफेज। ये चीज दिमाग में बिठा लेंगे, मुझे ये चीज एकदम एक दिमाग में बिठा लेंगे। क्लियर। ये चीज एकदम आप दिमाग में निकालेंगे। अब नेक्स्ट सेकेंड एक बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब क्या होगा हमारे पास, मेटाफेज में मैं क्रोमोसोम को न्यूक्लियस के या स्पिंडल फाइबर के सेंटर में लेकर आऊंगा। मतलब मेरे पास हर एक क्रोमोसोम जो है, हर एक क्रोमोसोम जो है वो सेंटर ऑफ स्पिंडल फाइबर आएगा। मतलब हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर था उसके सेंटर में, उसके सेंटर में ये क्रोमोसोम आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए आप। हमारे पास ऐसा ये जो हमने बनाए हैं ये स्पिंडल फाइबर हैं और ये क्रोमोसोम पे अटैच हैं ऐसे, और ये क्रोमोसोम मेरे पास ये एक सेंटर पे आ जाएंगे या इक्वेटर ऑफ सेल पे आएंगे। ये जो इक्वेटर ऑफ सेल है जिस पर ये क्रोमोसोम आ गए हैं, और इनकी जो आर्म्स है, इनकी जो आर्म्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। इन इस लाइन को जो इनकी इनकी आर्म्स की अलाइनमेंट से बनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाएंगे तो उनकी आर्म्स की अलाइनमेंट से हमारे पास एक एक लाइन बनेगी, प्रॉपर लाइन जैसा कुछ बनेगा, उसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट एक्चुअल में होता क्या है, आर्म्स जो है वो अलाइन करती है, अलाइन करती है हमारे पास। अलाइन का मतलब वो खुद को ऐसे लगाती हैं इस तरीके से कि उन वो आर्म्स जो हैं एक दूसरे के साथ ऐसे लगी होती हैं जो स्पिंडल फाइबर से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, और उस लाइन को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। आपने यहां पर एक चीज समझनी है कि जो इक्वेटर ऑफ सेल है, जो सेल का इक्वेटर है वही स्पिंडल का इक्वेटर है। अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक फाइबर, सिमेट्रिक स्पिंडल कहते हैं, सिमेट्रिक स्पिंडल। लेकिन अगर अगर मेरे पास ऐसा हो जाए जैसा कि 12th की एनसीईआरटी में बना हुआ है, अगर ऐसा हो जाए किसी रीजन से हमारे पास स्पिंडल फाइबर साइड में आ जाए और क्रोमोसोम उसके सेंटर में हो, मतलब क्रोमोसोम यहां है देखो, किसी रीजन से स्पिंडल फाइबर साइड में बने, वो रीजन था वैक्यूल आने की वजह से, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर जिनका मेटाफेजिक प्लेट सेल के इक्वेटर पर ना हो, मेटाफेजिक प्लेट सेल का इक्वेटर ये रहा यहां ना हो, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल। और एसिमेट्रिक स्पिंडल से अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं। कैसे साइज के सेल बनते हैं, अनइक्वल साइज के मेरे पास सेल बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने। अनइक्वल साइज के क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। अब एक चीज समझे बेटा, हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को हम सेंटर में लाए, सारे क्रोमोसोम को हम सेंटर में लाए, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ग्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन क्या होता है कि क्रोमोसोम इज ब्रिंग इन सेंटर ऑफ स्पिंडल, जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेशन। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में है और फुली कंडेंस है। अब टाइम आ गया इनको अलग करने का, टाइम आ गया इनको अलग करने का।
पर आपको एक बात समझ आनी चाहिए, हमने जब सेल साइकिल पढ़ाई थी तो हमने कहा था एक्चुअल क्रोमोसोम ये होते हैं जो जीवन में होते हैं, और इनको मैंने इस तरीके से डबल किया था जिसे मैं सिस्टर क्रोमेटिड कह रहा हूं। इन दोनों को मैं क्या कह रहा हूं, सिस्टर क्रोमेटिड कह रहा हूं, जो कि मैंने कहा था G2 में है, जो कि मैंने क्या कहा था G2 में। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, ये जो है ये और ये एक दूसरे की कॉपी है एग्जैक्ट। अब एनाफेज में इन्हें अलग करना है, तो एनाफेज के बारे में जानेंगे, क्या सिचुएशन है एनाफेज में, क्या सिचुएशन है हमारे पास एनाफेज में। एनाफेज में क्या सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एनाफेज में क्या सिचुएशन। देखिए सेल ये रहा हमारे पास, ये उसके स्पिंडल फाइबर के लिए सेंट्रोसोम, क्लियर हमारे पास, और क्रोमोसोम सेंटर में है, क्रोमोसोम ये सेंटर में है, ऐसे सेंटर पे लगे हुए हैं किसके, स्पिंडल फाइबर के, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के सेंटर में लगे हुए हैं ऐसे, क्लियर, इस तरीके से क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के सेंटर में लगे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, क्रोमोसोम को स्प्लिट करना है, मुझे इस क्रोमोसोम को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करूंगा, मैं बीच में से तोड़ूंगा इसे, मेरे पास ये डिस्क है, मेरे पास ये डिस्क है, जिस डिस्क पर मेरे पास ये स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए थे, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए थे, मैंने इसको यहाँ पे जूम करके यहाँ बनाया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। यहां से ये अलग हो जाएगा, सेंट्रोमियर से यहां से ये सेपरेट हो जाएगा, और क्रोमोसोम अलग होने के बाद, क्रोमोसोम अलग होने के बाद हमारे पास इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये जो हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड जो थे दोनों अलग हो गए। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसको ये अलग किया, अलग करने का मतलब मैंने इसको ऐसे सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद मैं इसको यहां से पुल कर रहा हूं सेंट्रोमियर से, तो मुझे ऐसी शेप दिखेगी। तो आपको क्या दिखेगा, आप ध्यान से समझे, ये पहले एक क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे। अब क्या हुआ, जब ये अलग हो गए, जब ये अलग हो गए तो इनको भी हम क्रोमोसोम कहेंगे, पर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर सेल। पहले ये दोनों क्रोमेटिड थे जब जुड़े हुए थे, ये और ये क्रोमेटिड थे जब जुड़े हुए थे, पर अलग होने के बाद इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर सेल। फ्यूचर सेल का क्रोमोसोम बन गया। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो मैं ये कह रहा हूं कि सेल के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। पहले मैं इन्हें क्रोमेटिड कह रहा था, अब मैं क्रोमोसोम कह रहा हूं। रीजन ये है कि इनको डबल किया गया था किसमें, एस फेज में। तो ये अब क्रोमोसोम है फ्यूचर सेल के, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है फ्यूचर सेल के। तो आपको एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो सेंट्रोमियर है, देखिए ये चीज समझिए, एनसीईआरटी ने बोला है कि सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स पोल, सेंट्रोमियर मूव कर रहा है किसकी तरफ, पोल की तरफ, और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स पीछे रह जा रही हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे रह जा रही हैं। इस वजह से जब मैं किसी चीज को ऐसे पुल करता हूं वो ऐसे बेंड करती है, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पहले जब ये जुड़े हुए थे, जब ये जुड़े हुए थे ऐसे, तब ये एक क्रोमोसोम था। अलग होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड भी क्रोमोसोम है, बट दे आर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर सेल, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम कब डबल हो सकते हैं, एनाफेज मार्क किया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर मैं देखूं, अगर मैं अभी देखूं क्रोमोसोम के नंबर डबल हैं, यहाँ जो नंबर हैं ये दोनों आपस में डबल हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर डबल हो सकते हैं किसमें, किसमें, एनाफेज में। दूसरी चीज, क्रोमोसोम की अगर हमें शेप देखनी हो, अलग अलग मॉर्फोलॉजी देखनी हो, तो मुझे किसमें दिखेगी, एनाफेज में। देखिए एक क्रोमोसोम होता है ये वाला, एक क्रोमोसोम मेरे पास होता है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर यहां सेंटर में होता है। दूसरा होता है हमारे पास दूसरा होगा बेटा हमारे पास सब मेटा। तीसरा होगा जहां पे और दूर होगा, देखिए मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर में क्रोमोसोम है, जिसमें आर्म रेशियो, जिसे हम शॉर्ट आर्म अपोन में लॉन्ग आर्म, पी अपोन क्यों कहते हैं, 1 आती है। पी कहते हैं शॉर्ट आर्म को और क्यू कहते हैं लॉन्ग आर्म को। अब यहां पर हमारे पास क्या है, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, क्लियर। और ये वाला जो है मेरे पास एक्रोसेंट्रिक है, और ये वाला जो है हमारे पास टीलोसेंट्रिक है, ये वाला जो है हमारे पास टीलोसेंट्रिक है। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर समझेंगे कि मेटासेंट्रिक जो है,
मेटासेंट्रिक को जब हम अलग करेंगे, मेटासेंट्रिक को जब हम अलग करेंगे, मेटासेंट्रिक को जब हम अलग करके पुल करेंगे तो मेरे पास इन्वर्टेड वी शेप आएगी। कैसी आएगी? इन्वर्टेड वी शेप आएगी। जब मैं इसको ऐसे पुल करूंगा स्पिंडल फाइबर से, जब मैं इसको स्पिंडल फाइबर से ऐसे पुल करूंगा तो ये आर्म्स दोनों बराबर हैं, तो इन्वर्टेड वी शेप। ये वाला जो रहेगा, ये वाला जो क्रोमोसोम देगा वो देगा इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल कहेंगे, इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप देगा। और ये जो देगा हमारे पास, ये देगा इन्वर्टेड जे, ये वाला देगा इन्वर्टेड जे शेप, इन्वर्टेड जे शेप देगा। और ये देगा इन्वर्टेड आई। तो अलग अलग शेप जिसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, वो मुझे किसमें दिखेगी? एनाफेज में। और ये तभी है जब सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, मतलब ये क्रोमेटिड इसके साथ अलग हो रहा है, स्पिंडल फाइबर से सेपरेट हो रहा है। क्लियर? अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे अब टीलोफेज की। देखिए टीलोफेज में क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीलोफेज। टीलोफेज में हमारे पास अब ये जो दो हमने अलग किए हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं, ये अपोजिट पोल पे ऐसे पहुंच चुके होते हैं इस तरीके से। अब स्पिंडल फाइबर थे हमारे पास, स्पिंडल फाइबर थे, ध्यान से समझे बेटा, स्पिंडल फाइबर थे। देखिए स्पिंडल फाइबर जो हम ये बनाते हैं, ये इनको इनको हमने नाम दिया था क्रोमोसोमल फाइबर। एक क्रोमोसोम पे दो बनाए थे हमने, काउंट किया था, एक क्रोमोसोम पे हमने दो बनाए थे। और जो क्रोमोसोम के बीच में आता है उसको कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। तो इंटरजोनल फाइबर की लेंथ मैक्सिमम कब होती है? टीलोफेज में। वो मैक्सिमम आपके दूर जा चुके होते हैं। क्लियर? अब ये यहां चले गए। अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? क्रोमोसोम वापसी डीकंडेंस होंगे। मतलब डीकंडेंस का मतलब क्या है? वो वापसी खुलेंगे और वापसी वो क्या बना देंगे? दोनों पोल पे क्रोमेटिन बना देंगे, ऐसे दोनों पोल पे क्रोमेटिन बना देंगे। और मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या होगी? रीअपीयर होगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगी, पर ऐसा नहीं बोलेंगे लास्ट में। तो मेरे पास क्रोमोसोम ने क्या बना दिया? क्रोमोसोम ने बना दिया क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ने फिर से बना दिया क्रोमेटिन। मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? रीअपीयर अगेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? रीअपीयर अगेन। क्लियर? उसके बाद क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो रही है, उसके बाद हम ये बोलेंगे, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस फिर से आएगा, क्योंकि अब सेल डिवाइड कर चुका है, उसको प्रोटीन बनानी है। तो न्यूक्लियोलस फिर से रीअपीयर होगा। और जब फिर से रीअपीयर होगा तो उसके लिए खास तरह के क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस बनवाते हैं। क्लियर? सैट क्रोमोसोम का मतलब उस पर सैटेलाइट होता है। सैट ये वो सैटेलाइट नहीं है जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है, अलग है ये। सैट क्रोमोसोम होते हैं। तो सैट क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 ये क्रोमोसोम जो हैं जो न्यूक्लियोलस बनवा सकते हैं। क्लियर? अब हमारे पास ईआर गोल्जी बॉडी फिर से रीअपीयर होगा, ईआर गोल्जी बॉडी फिर से क्या होगा? रीअपीयर होगा। और स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। नाउ व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस में मैंने क्या किया है? मैंने सेल को डिवाइड करके दो न्यूक्लियस तो बना लिए, मैंने सेल को डिवाइड करके मैंने दो न्यूक्लियस बना लिए, लेकिन अब उस दोनों न्यूक्लियस का मुझे साइटोप्लाज्म सेपरेट करना है। तो ये कंडीशन को मैं कह रहा हूं बाई न्यूक्लिएट। तो इस बाई न्यूक्लिएट से मुझे सिंगल सेल के, सिंगल न्यूक्लियस के दो सेल बनाने हैं। वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और वो प्रोसेस हमारे पास होगा, कैसे होगा? प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग होगा। क्लियर? लेकिन इन केस मैं ये काम नहीं कर पाता हूं तो मेरे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, जिसे एनसीईआरटी कहती है सिनसाइटियम। सिनसाइटियम का मतलब हो गया कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई, सॉरी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, किसके बाद? कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, उसे हमने क्या बोल दिया? सिनसाइटियम बोल दिया। अब हम ये देखेंगे बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो डिफरेंट टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है। वो कैसे होती है जरा उसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमारे पास प्लांट सेल
और एनिमल सेल में दो अलग अलग टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है। प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस को सेल प्लेट मेथड कहते हैं और वो इनर टू आउटर होती है, उसे कहते हैं इनर टू आउटर। इनर टू आउटर होने की वजह से उसे सेंट्रीफ्यूगल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। अब प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस को समझने के लिए मुझे यह समझना है कि प्लांट सेल में जब मैंने दो न्यूक्लियस बना लिए थे, मैंने जब दो न्यूक्लियस ऐसे बना लिए थे प्लांट सेल में, तो जो कुछ स्पिंडल फाइबर हैं, ध्यान से सुनेंगे, कुछ स्पिंडल फाइबर नहीं टूटते, रह जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एनिमल सेल में जो थे स्पिंडल फाइबर जो थे वो एम्फीएस्ट्रल होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम बनाते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, तो वहां स्पिंडल फाइबर एम्फीएस्ट्रल होते हैं, मतलब दो सेंट्रोजोम होते हैं। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट बन रहे थे, और वो बनते भी कैसे हैं? न्यूक्लियस के बाहर आता है, जस्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है वो, तो उसे कहते हैं एनएस्ट्रल, मतलब बिना एस्टर के, बिना सेंट्रियोल के बनते हैं स्पिंडल फाइबर। अच्छा, हम उस पर आते हैं वापसी। कुछ स्पिंडल फाइबर रह गए, टूटे नहीं, कुछ स्पिंडल फाइबर रह गए, नहीं टूटे। देखो मेरी बात समझो, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर थे, कुछ टूट गए, कुछ रह गए। जो रह गए उन्हें हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, जो रह गए उन्हें हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब इसको बेस यूज करके, इसको बेस यूज करके गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी डिपॉजिट करती है केमिकल, डिपॉजिट करती है केमिकल जिसे हम कहते हैं कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट करती है, और कैसे करती है गोल्जी बॉडी? ये डिपोजिशन करती है इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ गोल्जी बॉडी डिपॉजिट करती है। ये जो कैल्शियम पैक्टेट की लेयर डिपॉजिट करती है वो करती है इनर टू आउटर। तो ये जो कैल्शियम पैक्टेट की लेयर है, ये जो कैल्शियम पैक्टेट की लेयर है, इसे ही सेल प्लेट कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल प्लेट या मिडल लैमेला कहते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली लेयर हमारे पास क्या बनी? ये मिडल लैमेला या सेल प्लेट बनी। क्लियर? पर सबसे पहले जो थोड़े से स्पिंडल रह गए उन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फिर गोल्जी बॉडी इनर टू आउटर, इनर टू आउटर हमारे पास क्या डिपॉजिट करती है? कैल्शियम पैक्टेट केमिकल डिपॉजिट करती है, और उससे हमारे पास जो लेयर बनती है उसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। तो प्लांट में आपको क्या दिखेगा? प्लांट में आपको दिखेगा कि दो न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जो सबसे पहली लेयर बनी वो इनर टू आउटर बनी, और उस लेयर को हम कहते हैं मिडल लैमेला, उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला। क्लियर? मिडल लैमेला कहते हैं। अब एक चीज याद रखेंगे, मिडल लैमेला के अंदर हमारे पास यहां पर बनती है प्राइमरी सेल वॉल। हमारे पास क्या बनेगी? प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। इसका मतलब दूसरी बार, अब इसके बाद हमारे पास क्या बनेगी? प्राइमरी सेल वॉल। और फिर उसके अंदर हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या बनती है? उसके अंदर हमारे पास क्या बनती है? उसके अंदर हमारे पास क्या बनती है बेटा? हमारे पास बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो सीक्वेंस क्या रहा? सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट के बाद सेल प्लेट जिसे हम क्या कह रहे हैं? मिडल लैमेला। देन वी हैव प्राइमरी सेल वॉल, एंड देन वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट में बनती है। अगर आपने 11th की सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बाद में सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो अगर नीट में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप ये बोलें कि कौन पहले बनेगा, नाउ दिस इज प्राइमरी सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर यहाँ गैप रह जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जहां पर ये कोई लेयर नहीं होती उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। पर यहाँ पर आपने एक बात सीख ली है कि प्लांट सेल में जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो कनेक्टेड होंगे प्लाज्मोडेस्मेटा से, और उनकी कॉमन वॉल होगी, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इनर टू आउटर हुई है। ऐसे में सेल जुड़े रह जाते हैं। और सेल को ग्लू करने वाली लेयर कौन सी है जो जोड़े रखती है? दैट इज मिडल लैमेला। क्लियर? मिडल लैमेला। नाउ वी हैव साइटोकाइनेसिस इन एनिमल, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज मेथड। एनिमल की जो साइटोकाइनेसिस है, एनिमल की जो साइटोकाइनेसिस है जिसे मैं क्या बोलता हूं? क्लीवेज मेथड। क्लीवेज मतलब बाहर से अंदर की तरफ। क्लीवेज मेथड का एक और नाम, एक और नाम जो हम रख सकते हैं, एक और नाम जो हम रख सकते हैं, दैट इज सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल। अब जरा देखिए, एनिमल सेल हमारे पास, एनिमल सेल हमारे पास जो है, एनिमल सेल हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास ये दो न्यूक्लियस बने हुए हैं। ठीक है?
दो न्यूक्लियस बने हुए हैं। हमारे पास एक सेंटर में एक माइक्रोफिलामेंट आता है, माइक्रोफिलामेंट का बना हुआ, माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ हमारे पास स्ट्रक्चर आता है जिसे मिड बॉडी कहते हैं। ये मिड बॉडी क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ पुल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बाहर से अंदर की तरफ पुल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके की इनवेजिनेशन बनने लगती है, इस तरीके की हमारे पास इनवेजिनेशन बनने लगती है। और अगर आप देखें फाइनली, जब फाइनली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास पहुंचेंगी ऐसे, तो मेरे पास दो अलग अलग सेल बन जाएंगी जिनकी कॉमन मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो क्लीवेज मेथड में हमारे पास दो अलग अलग सेल बन जाएंगे जिनकी कॉमन मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर से अंदर की तरफ साइटोकाइनेसिस हुई है। इसे हम कहते हैं क्लीवेज मेथड या सेंट्रीपीटल। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी या आनी भी चाहिए कि प्लांट में अगर वो जुड़े रह गए सेल तो अलग कैसे होंगे, क्योंकि अगर आपको गैमेट्स बनाने हैं प्लांट में, गैमेट्स बनाने हैं, तो सेल तो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अगर माइटोसिस करनी पड़ रही है मुझे, तो गैमेट्स अगर बनाने पड़ रहे हैं, या अगर मान लो आपको इसको डिवाइड करना है, क्लमाइडोमोनास को डिवाइड करना है, क्लमाइडोमोनास सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसको डिवाइड करके अगर आपको दो सेल बनाने हैं, तो उस केस में सेल जुड़े तो नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्लीवेज मेथड अकर इन एनिमल सेल एज वेल एज लोअर प्लांट सेल। क्लियर? तो हम कंप्लीट कर रहे हैं माइटोसिस को, आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको, और मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें कंप्लीट की हैं। मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर डालूंगा जिसमें मैं एपीसी बताऊंगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कोहेसिन कैसे काम करते हैं, और कैसे टीलोमरेज काम करता है, टीलोमरेज कैसे मेरे पास कैंसर को लेके काम करता है, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो में बताऊंगा आपको। और मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है मैं इसको 14 तक कंप्लीट करूंगा सेशंस को। क्लियर? तो आप इसको देखिए, आप समझिए, एनसीईआरटी पढ़िए। क्लियर? क्लियर? और वो जो ग्रुप मैंने आपको बताया उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने वीडियो के उसमें लिंक भी दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे मियोसिस की, उसको स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर बाद। मियोसिस को हम लोग, मियोसिस में क्या डिटेल्स है उसको पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ मियोसिस भी बताऊंगा। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं एपीसी, कोहेसिन, टीलोमरेज और टाइप ऑफ मियोसिस डिस्कस करूंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। क्लियर? तो एंड करते हैं सेशन को, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, जहां भी डाउट हो एनसीईआरटी पढ़ें। क्लियर? आपके लिए आसान होगा सारा चीज करना। थैंक यू सो मच।